वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोमेड हिंदी। आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन, उसकी स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के बारे में। एंड एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन किडनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। एंड एक किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हो गए क्योंकि हमारी बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं। अब हम नेफ्रॉन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। नेफ्रॉन में बेसिकली हम 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं। पहला है रीनल कॉर्पसल, फर्स्ट इज रीनल कॉर्पसल, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल, जो कि जिसे हम ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी बोलते हैं। रीनल कॉर्पसल में फर्दर 2 सेक्शंस होते हैं। ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कि कुछ भी नहीं, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल का क्या काम होता है? जो भी फिल्टर होकर आएगा उसको कैरी करने का काम। देन रीनल ट्यूब्यूल, PCT is further divided into S1, S2 and S3 segments। फिर है लूप ऑफ हेनले, इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग 2 पार्ट्स होते हैं। थर्ड DCT में भी 2 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। एंड अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्टूडेंट्स को मोस्टली ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो नेफ्रॉन का पार्ट है, जबकि वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूरेटर। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमें ये याद रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द किडनी। सो फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कोशिश ये कीजिएगा कि पूरी की पूरी जो सब हेडिंग है उसको आप एज इट इज़ याद रखें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। सेकेंड इज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन इसलिए लिखा है क्योंकि ये चीज़ें जो भी अब यहाँ पर अब्जॉर्ब होंगी हमारी बॉडी के अंदर, वो चीज़ें ऑलरेडी एक बार एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। सो दोबारा से एब्जॉर्प्शन होगा, इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन लिखा है। थर्ड पार्ट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब, अब सिक्रीशन में जो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल होगा वो होगा फ्रॉम ब्लड वेसल टू नेफ्रॉन। हमें ये चीज़ याद रखनी है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। सो जो मैंने ग्रीन में जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा है वो है फ्लो ऑफ द फ्लूइड और द मॉलिक्यूल। एंड द फोर्थ इज ट्यूबुलर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे ऑस्मोलैरिटी डिसाइड होती है यूरिन की। अब हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसा कि फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कुछ किसी चीज़ को छानना है। अब छानना है, जैसे कि हम चाय छानते हैं तो छलनी का यूज़ करते हैं। तो इसमें छलनी होता है फिल्ट्रेशन बैरियर, जो कि 3 लेयर मिलके बनाती हैं। अब फर्स्ट देखेंगे कहाँ से आ रहा है, ब्लड वेसल से आ रहा है नेफ्रॉन के अंदर। सो ब्लड वेसल से निकलते टाइम उसको क्या मिलेगा? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। देन वी हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होती है। एंड जो थर्ड पार्ट होगा, अब वो ब्लड वेसल से आ रहा है नेफ्रॉन के अंदर, तो नेफ्रॉन में घुसने के लिए उसे क्या पार करना पड़ेगा? एपिथेलियम ऑफ द नेफ्रॉन। एंड नेफ्रॉन के एपिथेलियम में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट्स। अभी आप देखेंगे पोडोसाइट्स का स्ट्रक्चर, इसमें फीट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि किसी के पैर हो, तो इसीलिए हम इसे पोडोसाइट्स कहते हैं। एंड इन पोडोसाइट्स के बीच में गैप होता है जिसको हम फेनेस्ट्रेशंस कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट्स बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, दोनों के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द फ्लूइड।
अब हमने देखा जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर मोस्टली सोडियम, प्रोटीन, क्लोराइड एंड एल्ब्यूमिन ये सब प्रेजेंट होता है। अब ये फिल्ट्रेशन बैरियर जो कि 3 लेयर का हमने ऊपर पढ़ा है, अब इसके लिए जो फोर्स, व्हाट इज़ द फोर्स ड्राइविंग द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम चाय छानते हैं तो हम ऊपर से उसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे इसमें जो होता है पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो पॉजिटिव प्रेशर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें हम GFR एंड नेट फिल्ट्रेशन रेट पढ़ेंगे। एंड सेकंड जो चीज़ डिटरमाइन करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को, दैट इज चार्ज एंड साइज। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में प्रोसेस होता कैसे है। जैसे कि अभी हमने बोमन कैप्सूल बनाई, ग्लोमेरुलर एपरेटस, एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट से ब्लड एंटर करेगा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में एंड एग्जिट करेगा थ्रू इफरेंट आर्टीरियोल। अब हर ब्लड वेसल के अंदर उसका एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ड्यू टू द प्लाज्मा प्रेजेंट इन देम। सो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो बोमेन कैप्सूल का होगा वो एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो मूवमेंट को क्रिएट करेगा फ्रॉम बोमेन कैप्सूल टू द ग्लोमेरुलस। सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस एपरेटस का होगा क्योंकि उसके अंदर भी प्लाज्मा प्रेजेंट है, बट उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमेन कैप्सूल। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा होता है तो फिर वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि साइज बहुत मैटर करता है। एंड प्रोटीन के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी रहती है दैट इट रिटेन वाटर। तो वाटर रिटेन करने की वजह से उनके अंदर भी एक कोलॉइडल प्रेशर क्रिएट करता है एंड वो कोलॉइडल प्रेशर भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि वो प्रिवेंट करेगा मॉलिक्यूल के मूवमेंट को फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमेन कैप्सूल। सो नेट फिल्ट्रेशन हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल आउटवर्ड प्रेशर माइनस टोटल इनवर्ड प्रेशर। आउटवर्ड प्रेशर वो होगा जो हमारे मूवमेंट को फेवर कर रहा है फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमेन कैप्सूल, एंड इनवर्ड प्रेशर वो वाले प्रेशर होंगे जो कि इस मूवमेंट को अपोज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक प्रेशर फेवर में है आउटवर्ड के एंड दो प्रेशर हैं वो अपोज कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूइड। बट फिर भी जो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल एंड द फ्लूइड होता है वो होता है ग्लोमेरुलस टू बोमेन कैप्सूल। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस एपरेटस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज 60 mm ऑफ Hg। ये बहुत हाई वैल्यू है क्योंकि नॉर्मली 20 mm ऑफ Hg के आसपास रहती है बाकी सब ब्लड वेसल्स में। जो ये वैल्यू है हमारी नेट फिल्ट्रेशन रेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ये रीनल फंक्शन टेस्ट में काम आती है कि किडनी हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इनटू नेट फिल्ट्रेशन रेट। नेट फिल्ट्रेशन रेट कैसे कैलकुलेट करना है हम ऊपर देख चुके हैं, एंड फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। इसके ऊपर भी बहुत सारे MCQ पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिएगा। एंड नॉर्मल जो GFR होता है एक हेल्दी अडल्ट में, दैट इज 120 ml पर मिनट। नेक्स्ट टर्म जो होती है क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट का मतलब अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फ्री ऑफ क्रिएटिनिन, मतलब उसके अंदर क्रिएटिनिन नहीं है, कितना है वो प्लाज्मा और कितनी रेट से वो प्लाज्मा बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 140 माइनस द एज ऑफ द पेशेंट इंटू बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट अपॉन 72 इंटू PCR। सो ये दो फॉर्मूले हैं किडनी के फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में, ये दोनों आपको याद करने हैं। नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट जो होता है फीमेल्स के अंदर, दैट इज 95 ml पर मिनट, एंड मेल्स के अंदर जो ये वैल्यू होती है वो होती है 120 ml पर मिनट।
नेक्स्ट जो फैक्टर डिटरमाइन कर रहा था मूवमेंट को, दैट वाज साइज एंड चार्ज। अब साइज में तो नॉर्मल कॉमन सेंस होता है, जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो इजीली पास कर जाएंगे फिल्ट्रेशन स्लिट्स को, एंड जो लार्ज साइज के होंगे उनको प्रॉब्लम आएगी। तो स्मॉल साइज का अगर हम एग्जांपल देखें तो क्लोराइड आयन, एंड लार्ज साइज में अगर हम देखें तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन आर ऑलमोस्ट ऑल आर लार्ज साइज। तभी हमने देखा था कि कोई भी ग्लोमेरुलर सेपरेटस से बोमेन कैप्सूल में क्रॉस नहीं कर पा रहा था। सेकेंड फैक्टर इज चार्ज, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड नेफ्रॉन का जो पोडोसाइट्स है बोथ पोजेस नेगेटिव चार्ज, सो वो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव वाले चार्ज को आने नहीं देगा, एंड पॉजिटिव वाले चार्ज को इजीली आने देगा। सो पॉजिटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली क्रॉस कर पाएंगे एंड नेगेटिवली चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज इज सोडियम आयन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी एक बार बॉडी में अब्जॉर्ब हो चुकी हैं एंड अब दोबारा हो रही हैं, इसलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन लिखते हैं, ना कि एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, S1, S2 एंड S3। S1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रीअब्जॉर्प्शन के स्टेटस से अगर हम देखें, क्योंकि ये हाईली कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होता है। हाईली कॉन्वुलेटेड होने का मतलब बहुत ज़्यादा घुमा हुआ रहता है, तो घुमा हुआ रहता है तो इसका मतलब इसका जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसीलिए मोस्टली सोडियम, हमारी बॉडी में जितना सोडियम रहता है मोस्टली, एंड बाइकार्बोनेट मोस्टली S1 ऑफ द पीसीटी में एब्जॉर्ब होता है। एंड एक और इसके पास फिजियोलॉजिकल एडवांटेज है कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करते हैं, चैनल क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो पीसीटी का सेक्शन होता है वो होता है S2, जिसको हम अर्ली पास रेक्टा और लेट कॉन्वुलेटेड भी बोलते हैं। अर्ली पास रेक्टा इसलिए क्योंकि लेट पास रेक्टा होता है S3 में, एंड लेट कॉन्वुलेटेड क्यों, क्योंकि अर्ली कॉन्वुलेटेड था कहाँ पर, S1 में। एंड S3 जैसे कि मैंने कहा कि लेट पास रेक्टा बोलते हैं। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल आयंस के एब्जॉर्प्शन पे। तो बॉडी में जितना टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट होता है उसका 70% जो होता है वो एक्सचेंजेबल सोडियम की फॉर्म में होता है, सोडियम आयन की फॉर्म में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और जो बाकी का 30% है वो बोन में लॉक्ड इन होता है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। 67% of the sodium is absorbed in PCT। एंड वाटर का यहाँ पर भी 67% एब्जॉर्प्शन होगा, और जो कि होगा ओब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन। ओब्लिगेटरी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंपल्शन है एब्जॉर्ब करना, एंड ये डिपेंड नहीं करता कि ऑस्मोलैरिटी ऑफ ECF क्या है, ज़्यादा है कि कम है, यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होगा ही होगा। एंड अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड आर इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये एक बफरिंग एजेंट है। ये एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है जब भी बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाए। फोर्थ आयन इज पोटेशियम आयन, एंड फिफ्थ इज मैग्नीशियम आयन्स। मैग्नीशियम आर सिर्फ 25% होता है, जो कि बाकी के कंपेरिजन में कम है। देन ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ए जो लिखा है वो है अमाइनो एसिड। सेकेंड पार्ट इज लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली जो कि 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। डिसेंडिंग फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्योंकि वो पहले डिसेंड करता है। तो इसमें हो जाएगा सोडियम आयन, वाटर एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो हैं इनका 67% ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब होता है लूप ऑफ हेनली। ये भी MCQ में पूछा जाता है। देन असेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज नॉट परमिएबल टू वाटर। ये भी बहुत बार MCQ में
क्वेश्चन आता है। देन अब हम पढ़ेंगे DCT। अब PCT में हमने पढ़ा ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन एंड DCT में हम देखेंगे फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसको फैकल्टेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अमाउंट को ऑल्टर कर सकते हैं हम। एंड ऑल्टर कैसे करते हैं? वाया ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि एक्वापोरिन्स 2 प्रेजेंट होते हैं DCT के अंदर, उसके ऊपर एक्ट करता है। तो सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड कैल्शियम आयन। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में कि विच पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड इज आइसोटोनिक, विच इज हाइपोटोनिक एंड विच इज हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब जब वो उस पार्ट में एंटर करेगा एंड जब वो उस पार्ट से निकलेगा उसकी जो ओस्मोलैरिटी है वो सेम रहेगी। एंड हाइपोटोनिक मतलब जब उसने एंटर करा है उस पार्ट के अंदर नेफ्रॉन के एंड जब एग्जिट करा है तो वो उसकी ओस्मोलैरिटी कम हो गई है एंड हाइपरटोनिक में ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो PCT में आइसोटोनिक होता है ट्यूबुलर फ्लूइड, LOH में लूप ऑफ हेनली में हाइपोटोनिक होता है एंड DCT में हाइपरटोनिक होता है। अब आइसोटोनिक होने का रीज़न क्यों है? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड आर इक्वल। एंड लूप ऑफ हेनले में जैसे कि हमने पढ़ा इट इज़ नॉट परमिएबल टू वाटर, तो फिर सिर्फ सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा। एंड हाइपरटोनिक DCT में इसलिए होता है क्योंकि H2O को हम ऑल्टर कर सकते हैं वाया ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि एक्वापोरिन 2 पर एक्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन केस ऑफ एनी डाउट और कोई भी आपके सजेशन है जैसे, तो फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।